स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफिक और सिविक्स तीनों से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला, यानी कि ऑल इन वन। ठीक है, सभी से क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलने वाला है और आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी का तैयारी जो होता है बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। ठीक है, और आपको जहां भी दिक्कत होता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में जो प्रश्न है ये सब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला। ठीक है, जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर हेनरी फोर्ड जो है कौन था। ठीक है, हेनरी फोर्ड जो है दोस्तों ये कारों का एक बहुत बड़े निर्माता है। ठीक है, आप जो है कार का नाम सुने हैं हेनरी। ठीक है, ये हेनरी फोर्ड जो है कारों का एक बहुत बड़े निर्माता है, इसलिए आपसे कहता हूँ अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छा नौकरी प्राप्त कीजिए, ताकि आप भी इस गाड़ी में घूम सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िए 2 नंबर का प्रश्न है, और जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिए थे। और इस क्रांति का जो है यहाँ पर श्री गणेश इंग्लैंड से ही हुआ था। इस क्रांति का श्री जो है गणेश इंग्लैंड से ही हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीकों में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं 18वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न है। ठीक है, और देखिए जो भी एमसीक्यू का जो वीडियो नहीं देखे एमसीक्यू का वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, आप जो एक बार जरूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं। ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं क्षेत्रीय दल कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो है दोस्तों कार्य करने का जो दायरा है ये सीमित होता है। ठीक है, यानी कि सीमित रूप से कार्य किया जाता है ऐसे दल में, जिसको हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ यहाँ पर देखिए खरीफ फसल जो है किसे कहते हैं। खरीफ फसल और रबी फसल दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए उत्तर हो जाएगा ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, ऐसी फसल दोस्तों जिसे गर्मियों के दिन में जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको जो है जुताई कर कर जो है बीज डालकर उगाया जाता है, और अक्टूबर माह में जो है क्या कहते हैं, अक्टूबर माह में काट लिया जाता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत से नया नया जो यहाँ पर फसल जो है यहाँ पर क्या है बाजार में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जितना भी नया नया फसल है वो आपका खरीफ फसल में शामिल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर देखिए, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है दोस्तों। ठीक है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो देखिए नेपाल में दोस्तों ये संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। किस प्रकार का लोकतंत्र व्यवस्था है, तो संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, तो नेपाल में हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि खरीफ फसल का एक ट्रिक है दोस्तों कि जून जुलाई में जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। ठीक है, अत्यधिक गर्मी रहता है। गर्मी के कारण समझिए कि खरीफ यानी कि पूरा जो यहाँ पर खरीफ से आप समझ सकते हैं। और रबी दोस्तों ये आपका होता है। ठीक है, ये जाड़े के दिन में उपजाया जाता है। जैसा कि दोस्तों अभी जो आपका जाड़े के दिन है यहाँ पर बहुत अनेक प्रकार का जो फसल जो है उपजाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 6 नंबर है कि विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश यानी कि बाहरी देश से दोस्तों हमारी कंपनी द्वारा
हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है, यानी कि कंपनियों में बुलाया जाता है काम करने के लिए, उसी को कहते हैं विदेशी निवेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 7 नंबर है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा मिले। उदारीकरण का जो है यह तात्पर्य होता है क्या कि इसका जो अर्थ है कि एक ऐसा नियंत्रण में ढील देना है या उन्हें हटा दिया जाए जिसके कारण जो आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा वृद्धि और बढ़ावा मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है कि 1929 ईस्वी की महानदी का जो बंगाल के पश्चिम पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, 1929 की ईस्वी की महानदी का बंगाल के पश्चिम पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1929 ईस्वी की महानदी के कारण बंगाल के पश्चिम पैदा करने वाले लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पटसन की कीमतें में भारी गिरावट हो गई और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग जो कर्ज में डूब गए। यानी कि जिस प्रकार से दोस्तों पटसन पैदा हुआ उस प्रकार से उनका जो एक कीमत नहीं मिल पाया। ठीक है, बहुत अधिक, जब जितना पटसन का जो उचित मूल्य था उस मूल्य को उस प्राप्त नहीं कर पाया। प्राप्त नहीं करने के कारण जो है इसके कीमत में भारी गिरावट हुआ और भारी गिरावट के कारण जो लोग था पटसन पैदा करने वाले वो जो कर्ज में डूब गए। ठीक है, 1929 का जो यहाँ पर बात हो रहा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न देखिए, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों, ऐसा क्यों है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ ऐसे उद्योगपति मशीन की बजाय, ठीक है, उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों होता था। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर दोस्तों, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता इसलिए यहाँ पर लिखिए दोस्तों इसलिए देते थे। ठीक है, जिनके निम्नलिखित कारण है। चलिए पहला कारण है श्रमिक की अधिकता, जिसके कारण दोस्तों श्रमिक यहाँ पर अधिक से अधिक काम करे, अपना रोजी रोटी अपना घर को अधिक से अधिक चला। ठीक है, श्रम की मौसमी मांग हो जाएगा, मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पाद की मांग हो जाएगा, हाथ से बनी वस्तु के प्रति आकर्षण भी हो जाएगा और मशीनों की समस्या भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मशीनों के बजाय हाथ से जो है यहाँ पर काम करवाया जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि 10 नंबर है कि पवन ऊर्जा पर टिप्पणी डालिए। ठीक है, यानी कि पवन ऊर्जा के बारे में कमेंट लिखना है, जितना भर भर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग वीडियो में करते हैं। तो देखिए बाहरी वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं और वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि कभी खत्म नहीं होगा और पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होता है और इसी को ही पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा जो है क्या करता है, यहाँ पर जो है क्या करता है, तो पवन चक्कियों को लगाया जाता है जो कि हवादार जगहों पर लगता है जिसके कारण जो है चक्की घूमता है और जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या दोस्तों, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कि राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल क्या करता है, चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है और जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तीसरा है कि सरकार और जनता के बीच में यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका निभाती है और चौथा लास्ट यहाँ पर हो जाएगा कि सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देते हैं। तो ये था आपका राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपके 2023 का बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।